हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। रात 7 बजे जो हमारी सीरीज चलती है उसके तहत आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज। कल 2 टॉपिक हमने इंडियन पॉलिटी के डिटेल बहुत बड़े से समझे थे, भारत का संवैधानिक विकास और संविधान सभा। तो इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू। लगभग 75 प्लस एमसीक्यू हैं। बहुत ध्यानपूर्वक आपने वीडियो सुनना है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी। और आज दिन में हमने आपके लिए उत्तराखंड का इतिहास सीरीज शुरू करी थी, आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। अजय रावत जी की जो पुस्तक है उसको हमने स्टार्ट कर दिया है, जैसे आपसे वादा किया था हमने। उसका चैप्टर नंबर 1 का भाग 1 हमने देख लिया है। तो उस सीरीज़ को ज़रूर देखें, हमारा खूब सपोर्ट करें। सेशन पसंद आते तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो का छूट गया तो ज़रूर देखें। और कल आपके लिए जो वीडियो आएगी रात 7 बजे, उसमें उत्तराखंड वन लाइनर और हिंदी की एमसीक्यू सीरीज़ देखेंगे। यानी जो 3 दिन हमारी क्लास चली हैं उन्हीं क्लासों का रूटीन फिर से रिपीट किया जाएगा, उसी क्रम में क्लास आएंगी। और अजय रावत जी के जो अगला भाग आएगा वो शुक्रवार या शनिवार को आएगा। कोशिश की जाएगी कि शुक्रवार को आए। और टाइमिंग लगभग दिन में 11-12 बजे करीब रहेगी। आज वीडियो 12 बजे करीब आई थी, आप ज़रूर देख लें। आपको पता है उत्तराखंड के लिए, हमारे इतिहास वाली सीरीज़ के लिए अजय रावत कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो बहुत ध्यानपूर्वक आपने वो सीरीज़ ज़रूर देखनी है। एक वीडियो आ चुका है, आपके सपोर्ट से वो अधिक से अधिक वीडियो आएंगे। पूरी पुस्तक हम समाप्त करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। लगातार बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने टॉपिक देखा था एमसीक्यू से उत्तर इंडियन पॉलिटी में भारत का संवैधानिक इतिहास, सारे एक्ट, सारे अधिनियम बढ़िया से देखे थे। अब उन्हीं अधिनियमों से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। तो तुरंत आपने जवाब भी देना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते का प्रावधान था भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो पहले सवाल का हमारा राइट आंसर है। जल्दी आपने जवाब भी देना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है पहले सवाल का। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। वह कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई? भारत शासन अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1858। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के हाथ में दे दी थी? तो कल मैंने बताया भी था 1857 की क्रांति के बाद ये घटनाक्रम हुआ था। तो दूसरे सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? क्लास हमारी शाम 7 बजे ही आती है, रात 7 बजे। और अजय रावत वाली सीरीज आएगी दिन में 11 या 12 बजे करीब। तो रात 7 बजे आपको लाइव डेली आना है। लगातार वीडियो आ रही है हमारी। तो तीसरे सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1861। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दे रखी है अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। अब इनको मिलान करना है कि किस व्यक्ति से रिलेटेड है। तो चौथे सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अगस्त घोषणा लॉर्ड मोंटेस्क्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे कायदा आजम भी कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773, 1771, 1785 या 1793 में? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, ये हमसे पूछा है।
सेशन को बहुत ध्यानपूर्वक देखें। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगा। सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो 5वें सवाल का राइट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले 1773 में पारित किया गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट या 1813 का चार्टर एक्ट? आज का हमारा छठा सवाल है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 7वां सवाल। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1885, 1875, 1876 या 1858? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। राइट आंसर 1876। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन है हमारे। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी गई, भारतीय व यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो 8वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 9वां सवाल। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। कल इस बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, कल वाली वीडियो ज़रूर देखें। अगला सवाल। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905, 1909, 1911, 1920? मार्ले मिंटो बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 10वां सवाल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1909। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 11वां सवाल। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो 11वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 12वां सवाल। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय व्यवस्था? आज का हमारा 12वां सवाल है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला सवाल देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों का सार था राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था या राज्यपालों को वीटो शक्ति? 13वां सवाल राइट आंसर है प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवालों की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स या लॉर्ड एमरी? मैंने इनको याद भी कराया था आपको, LAC करके हमने इसको याद भी करा था। जिसने कल वाली वीडियो देखी होगी वो तुरंत सवाल बना सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 15वां सवाल। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति या संविधान निर्माण का अधिकार? 15वां सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान की स्वीकृति। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 16वां सवाल। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार,
1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। तो 16वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 17वां सवाल। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरंड योजना, मार्ले मिंटो योजना, माउंटबेटन योजना, या वेवेल योजना। 17वां सवाल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। अगला सवाल बताना है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन और साइमन कमीशन। एक साइड ये है, दूसरी तरफ सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, स्वशासन, संविधान सभा का गठन, या भारत विभाजन। तो सुमेलित ये वाला नहीं है, साइमन मिशन के तहत भारत विभाजन की बात नहीं हुई थी, ये वाला सुमेलित नहीं है। अगला 19वां सवाल है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? यानी किस एक्ट के तहत कौन सा कार्यक्रम हुआ, ये हमने बताना है। पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861, या भारत सरकार अधिनियम 1858। दूसरी तरफ इसके ऑप्शन दे रखे हैं, अब ऑप्शनों की तरफ चलते हैं। ऑप्शनों के हिसाब से चला जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होने वाला है, 31425। 31425। 3, 1, 4, 2 और 5। इसका मतलब क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 कब का है? इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन, अभी पढ़े थे हम। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत सती प्रथा का अंत, और भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था, 1858 के तहत। अगला सवाल देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919 और कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो 20वां सवाल है। इसके बाद हम संविधान सभा से रिलेटेड सवाल देखेंगे। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान, तो इसका राइट आंसर है 20वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो भारत के संवैधानिक विकास से रिलेटेड हमारे सवाल समाप्त होते हैं। अब देखते हैं संविधान सभा से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल, जो टॉपिक कल हमने पढ़ा भी था। तो पहला सवाल है, 1922 ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, या बाल गंगाधर तिलक जी। कल हम इस विषय में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, या गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, या महात्मा गांधी। तीसरा सवाल है हमारा, तो इसका राइट आंसर है एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, या जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया है जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1928, 1931, 1936 या 1942।
तो 5वें सवाल का हमारा राइट आंसर है 1936। छठे सवाल की तरफ चलते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल? तो छठे सवाल का हमारा राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 7वां सवाल, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना? तो 7वें सवाल का हमारा राइट आंसर है क्रिप्स योजना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग को सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पढ़े थे कल हम ये सवाल भी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या बाल गंगाधर तिलक? तो 8वें सवाल का हमारा राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का जो आधार था यह है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 10वें सवाल की तरफ चलते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना? तो ये सवाल तो ऊपर ही रिपीट हुआ था, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। 11वें सवाल की तरफ चलते हैं। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? कानपुर, मुंबई, फैजपुर या लाहौर? 11वां सवाल आज का हमारा राइट आंसर है फैजपुर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 12वां सवाल, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429 या 505? तो 12वें सवाल का हमारा राइट आंसर है 389, जिसको हमने 292 + 4 इस तरीके से इसको बांटा था, आपको याद होगा। अगला सवाल देखते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि या उपरोक्त सभी? देखिए जो हमने ऊपर डिस्कस करा वही सवाल यहाँ पर आ गया है। तो तीसरे सवाल का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। तीनों कथन बिल्कुल सही है। इन सभी को मिलाकर 389 सदस्य बने थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? काफी महत्वपूर्ण सवाल, कल हमने डिस्कस किया था। 195, 208, 225 या 235? तो 14वें सवाल का हमारा राइट आंसर है 208। और मुस्लिम लीग कितने जीती थी आप लिख के जरूर बताएं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 289, 299, 324, 333? तो 15वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 299। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 16वां सवाल, संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 85 या 65? 16वां सवाल राइट आंसर है 70। अगला सवाल, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249, 289? 17वां सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 229। सारे फैक्ट हमने कल कवर करे हैं, कल की वीडियो जरूर देखें। लगातार वीडियो आप देखेंगे तो आपका सब्जेक्ट बहुत ही बढ़िया हो जाने वाला है। तो 18वें सवाल की तरफ चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या 15 लाख? तो 18वां सवाल है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति,
यानी एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करेगा। 19वां सवाल देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, उपर्युक्त दोनों ने, या इनमें से किसी ने नहीं? 19वां सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। तो 19वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा ने। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 20वां सवाल, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या संयुक्त प्रांत? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो 20वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत, जिसे वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया? तो राइट आंसर है इसका हैदराबाद। 22वां सवाल देखते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? 22वां सवाल, भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था? राइट आंसर है पश्चिम बंगाल से। विभाजन के बाद ये क्षेत्र पाकिस्तान में चले गया था, तो ये बाद में मुंबई से चुने गए थे, यानी महाराष्ट्र से चुने गए थे, मुंबई महाराष्ट्र से। अगला सवाल देखते हैं, 23rd क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, या उपरोक्त सभी, या सारे कथन बिल्कुल सही? तो 23वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। 24वें सवाल की तरफ चलते हैं, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार या वर्गीय मताधिकार? 24वां सवाल, तो 24वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्गीय मताधिकार के आधार पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित? संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? 25वां सवाल, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 26वां सवाल, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी? आज का 26वां सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या गवर्नर जनरल ने? 27वां सवाल, इसका राइट आंसर है भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945, 1946, 1947 या 1948? 28वां सवाल, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या 26 दिसंबर 1949? 29वां सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल, तो 29वें सवाल का राइट आंसर है भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946, पहली बैठक इसी दिन हुई थी, इसकी अध्यक्षता करी थी, मैंने बता रखा है आपको, बताएं जल्दी से। अगला सवाल, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, लाहौर या दिल्ली में? 30वां सवाल आज का, संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, इसका राइट आंसर है दिल्ली। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था? ऑप्शन है हमारे जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। तो 31वें सवाल, संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 32वां सवाल, संविधान सभा का पहला सत्र
हुआ था 16 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1946। तो 32वें सवाल का हमारा राइट आंसर है, अभी देखा भी था हमने, 9 दिसंबर 1946। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा जी या के एम मुंशी जी। संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो उसकी अध्यक्षता एक अस्थायी अध्यक्ष ने की थी, तो वे हैं 33वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का 34वां क्वेश्चन संविधान सभा से रिलेटेड, वैसे 54वां सवाल है हमारा आज का। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी एन राव, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा जी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो 34वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, के एम मुंशी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे, ऑप्शन नंबर बी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 36वां सवाल, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद किदवई या वेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? 36वां सवाल, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेनेगल नरसिंह राव। अगला सवाल, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या एस राधाकृष्णन। 37वां सवाल, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एच एच बेग या टी टी कृष्णाचारी। संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? 38वां सवाल, तो राइट आंसर है एच एस बेग। अगला सवाल देखते हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13 या 16। काफी महत्वपूर्ण सवाल। 39वां सवाल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13। अगला सवाल देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947। काफी महत्वपूर्ण सवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947। इसी के साथ आज का हमारे प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लगातार देखते रहें, लगातार ये सीरीज आपके लिए चलती रहेगी। क्लास के शेड्यूल आपको पता ही हैं, सोमवार और बृहस्पतिवार को आते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, मंडे और थर्सडे। इस दिन आता है उत्तराखंड वन लाइनर और हिंदी सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी की एमसीक्यू सीरीज। मंगलवार और शुक्रवार को आपकी इंडियन पॉलिटी की टॉपिक वाइज सीरीज चलेगी। और बुधवार और शनिवार को जो टॉपिक हमने पिछले दिन पढ़े होंगे उन्हीं टॉपिकों के एमसीक्यू चलेंगे इंडियन पॉलिटी के। और इसी के साथ वेडनेसडे और फ्राइडे को कोशिश है मिनिमम 2 लेक्चर तो आपके लिए अजय रावत की पुस्तक के लाए जाएं। अजय रावत जी की जो पुस्तक है उत्तराखंड का इतिहास, वो ज़रूर लाए जाएंगे। आज एक वीडियो आ चुका है दिन में 12 बजे, आप ज़रूर देखें। बहुत ध्यानपूर्वक सारे वीडियो देखने हैं, नोट्स बनाने हैं। समस्या होती है तो कमेंट में लिख के बताएं। सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएंगी। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।